अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्यू कंपेनियन। आज की वीडियो में हम पाक 522 का लेक्चर नंबर 8 लाहौर रेजोल्यूशन 1914 एंड रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 टू 1939 को पढ़ा। हमने देखा कि 1935 एक्ट ने प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी, लेकिन फेडरल सिस्टम फेल रहा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बरकरार रहे। 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस बहुत ताकतवर रही, 716 सीट्स, जबकि मुस्लिम लीग कमज़ोर रही, सिर्फ 109 सीट्स। लीग किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में गवर्नमेंट ना बना सकी। और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज यानी 1937 टू 1939 ने मुसलमानों के साथ 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 वो सलूक किया जिसने उन्हें मेजॉरिटीज रूल के का प्रैक्टिकल एहसास करवा दिया। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, कल्चरल एलियनेशन यानी हिंदी, वंदे मातरम वगैरह, और एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन यानी वर्दा स्कीम, और रिलीजियस इंटरफेयर, पीरपुर रिपोर्ट 1938 और शरीफ रिपोर्ट 1939 में ये सब रिकॉर्ड किया गया। इस सब के नतीजे में जिन्ना ने मुस्लिम लीग को रिकग्नाइज़ किया, मैस मेंबरशिप बढ़ाई, और 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के इस्तीफे यानी उसके रेजिग्नेशन पर डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया गया। मुस्लिम लीग धीरे धीरे मुसलमानों की सोल रिप्रेजेंटेटिव बन रही थी। अब सवाल यह है कि मुसलमान अब सिर्फ सेफ गार्ड नहीं बल्कि अपने मुल्क चाहते थे। इस डिमांड को फॉर्मल और ऑफिशियल शेप देने के लिए जो अहम तरीन तहरीक हुई इसी तहरीक को लाहौर रेजोल्यूशन 1914, जिसे लोग आमतौर पर पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं। आज के लेक्चर इसी तरह की करारदाद और उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार पर मरकूज़ है। तो इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो ये लेक्चर हमें ले जाता है उस वक्त में जब मुस्लिम सियासत ने अपना सबसे बड़ा और जारहाना कदम उठाया था। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में जो करारदाद पास हुई, उसने मुस्लिम के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मुतालबा किया, टू नेशन थ्योरी का अमली सियासी मुतालबे में तब्दील किया। जिन्ना के शानदार क़यादत के ज़रिए ऐसी बुनियाद रखी जो कि 1947 में पाकिस्तान की हकीकत बनी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लाहौर लाहौर रेजोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में क्या हुआ था, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रोल था, और इसके डिफरेंट रिएक्शंस क्या थे। लाइक कांग्रेस ने इस पर क्या रिएक्शन दिया, ब्रिटिश ने क्या दिया, और मुसलमान अवाम का क्या रद्द-ए-अमल था। फिर इसके हम देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या था। तो पहले हम देखते हैं कि नीड फॉर लाहौर रेजोल्यूशन, किसकी ज़रूरत थी, क्यों महसूस हुई। तो इसकी कुछ वजूहत थी, जिनमें थी कि 1937 के इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल इम्बैलेंस हो गया। कांग्रेस ने कई सूबों में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और मुस्लिम लीग के सियासी तौर पर कमज़ोर कर दिया। मुस्लिम्स को लगा कि उनका सियासी वजूद खतरे में है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की बाइस्ड पॉलिसी आ गई, हिंदी का ज़ोर, वंदे मातरम का स्कूलों में लागू करना, और मुस्लिम नुमाइंदगी की कमी, इन सब ने मुसलमानों को ये महसूस करवाया कि उनकी मजहबी और सकाफती पहचान दबाई जा रही है। 1935 एक्ट की नाकाफ़ी गारंटीज़ यानी प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी, लेकिन मुस्लिम्स के लिए कोई इफेक्टिव सेफ गार्ड नहीं थे। जमहूरी निज़ाम में हिंदू मेजॉरिटी हमेशा डोमिनेट करती है। मुस्लिम आइडेंटिटी का उस्तवार होता है एहसास, यानी उलमा और लीडर ने इस बात पर जोर दे रहे थे कि मुसलमान सिर्फ अकलियत नहीं बल्कि एक मुकम्मल कौम है। इनका अपनी मज़हब, अपनी सकाफत और अपनी तरीका ज़िंदगी पर इनका अपना है। शिफ्ट फ्राम माइनॉरिटी राइट्स टू सेपरेट होमलैंड, अब सिर्फ कुछ सीट्स यहाँ सेफ चुनाव की बात नहीं बल्कि अपनी ज़मीन का मुतालबा था, जहाँ मुसलमान अपनी मर्ज़ी से अपनी हुकूमत कायम कर सके। इन सब ने मिलकर लाहौर रेजोल्यूशन की राह हमवार की थी। अभी हम लाहौर रेजोल्यूशन 1914 के सेशन टाइमलाइन एंड पार्टिसिपेंट की बात करें तो 22 टू 23 मार्च डिटेल डिस्कस हुई मुस्लिम की पॉलिटिकल सूरत हाल पर, पिछले आइनी निज़ाम की नाकामी पर और ग्राइवेंस पर। 23 मार्च जिन्ना ने अपना तारीखी प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया, जिसमें उन्होंने मुसलमान कौम को अलग पहचान और तफसील से मंतकी दलीलें पेश की हैं। और 24 मार्च यानी कि लॉजिकल जो दलीलें थी वो पेश की थी। 24 मार्च लाहौर रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुई थी। इसमें कुछ लीडर थे, जिनमें ए फजलुल हक बंगाल के पेशकंदा थे, और उसके बाद चौधरी खलीकुज़्ज़मान यूपी के, सरदार औरंगज़ेब खान, सर अब्दुल्ला हारून सिंध के थे, और काजी मोहम्मद ईसा बलूचिस्तान के थे, पीर ज़ैदुद्दीन कश्मीर के थे, लियाकत अली खान, सर सिकंदर हयात खान, ख्वाजा निज़ामुद्दीन बड़े रहनुमाओं में थे। उसके बाद इसमें जो पार्टिसिपेशन हुई थी काफ़ी वसी तौर पर पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP, यूपी, कश्मीर, बलूचिस्तान और पूरे बिहार बरसगीर से आए मुसलमान रहनुमा शामिल हुए। इससे पता चलता है कि ये करारदाद सिर्फ किसी एक सूबे या गिरोह के लिए नहीं थी, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए एक इज्तिमाई आवाज़ थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन कि ये जो लाहौर रेजोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन 24 मार्च 1940 एट द 27th एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टेटेड। ये इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है। मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि
कोई भी आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमानों के लिए कबूल नहीं होगा जब तक ये बुनियादी असूल लागू ना होंगे, जिनमें थे जियोग्राफिक कंट्री के जो इलाके आपस में जुड़े हुए हैं यूनिट्स को मिलाकर ऐसे रीजन बनाए जाएं जहां मुसलमान अक्सरियत में हों, खास तौर पर नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन में। इन एरियाज़ के ग्रुप करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए जाएं और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑटोनॉमस और सोवरन यानी कि खुद मुख्तार और आज़ाद होगी। और इन यूनिट्स में माइनॉरिटीज़ के मजहबी, सकाफती, मुआशी, सियासी, इंतज़ामी और दीगर हकूक़ की हिफाजत भी ज़रूरी होगी और उनके साथ मशावरत से सेफ गार्ड दिया जाएगा। इसके कुछ अहम पॉइंट्स थे जिनमें लफ्ज़ स्टेट्स का इस्तेमाल हुआ। ये प्लूरल था जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता था। लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं था, लेकिन मुराद वही था कि बाद में हिंदू प्रेस ने तंज के तौर पर इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना शुरू कर दिया था। और माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की हिफाजत का वादा ताकि जुल्म का ख़ात्मा हो, चाहे वो मुसलमान कम हों या ज़्यादा। हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन में देखें तो उसमें था कि इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स यानी कि मुस्लिम लीग ने ना सिर्फ मुस्लिम लीग ने साफ तौर पर मुतालबा किया कि मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों में उनके अपने अलग सियासी यूनिट होंगे ताकि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें। फिर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड सोवरिटी कि ये स्टेट ऑटोनॉमस और सोवरन होंगे, कोई अंदरूनी और खारजी मामलात में मुकम्मल अख्तियार होगा और अपनी सकाफत और दीनी कीमत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी अपनी हुकूमत चला सकेंगे और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। मुसलमानों को एक अलग कौम तस्लीम करना था। इसका एक और मकसद यानी मुसलमान सिर्फ अक़लियत नहीं है बल्कि एक कौम है और अपनी तारीख़, मज़हब, सकाफ़त और पहचान के साथ इस मकसद को टू नेशन थ्योरी के सियासी जानिब यानी रक़ में तस्लीम करवाया। फिर थी मुस्लिम सकाफ़ती, मजहबी और मुआशी हकूक़ की हिफाजत। इस्लामी इखलाक, ज़बान और रहन सहन की हिफाजत करना मकसूद था। साथ ही माइनॉरिटीज़ का भी इंसाफ देने का ऐलान ताकि गवर्नर दीगरों के लिए आसान मिसाल हो। हम लाहौर रेजोल्यूशन के फीचर्स देखें तो इसमें थे सेपरेट होमलैंड का कॉन्सेप्ट था कि पहली बार कतई तौर पर यह कहा गया कि मुसलमानों को यूनाइटेड इंडिया के अंदर सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि अपना अलग मुल्क चाहिए। यही पाकिस्तान की बुनियाद बना था। फिर टू नेशन थ्योरी की अमली तश्कील थी कि करारदाद इस नज़रिए पर मबनी थी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, उनकी सकाफत, मज़हब और तर्ज़ ज़िंदगी मुख्तलिफ है, इसलिए अलग सियासी इंतज़ाम ज़रूरी था। इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस यूनिट्स यानी मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके ग्रुप होकर इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए जाएँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूटेड यूनिट ऑटोनॉमस और सोवरन होंगे यानी सेंटर से अलग भी हो सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मालिक भी। फ्लेक्सिबिलिटी इन नंबर्स ऑफ स्टेट के स्टेट्स प्लूरल लिखा गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ एक ही पाकिस्तान होगा, दो या ज़्यादा भी हो सकते थे। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बंगाल, पंजाब जैसे अलग इलाकों के रहनुमा भी मुतफिक हो गए थे और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ का तयन किया गया कि ख़ास तौर पर नॉर्थ वेस्टर्न जोन जिसमें पंजाब, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान और ईस्टर्न जोन यानी कि बंगाल को मुंतखब किया गया। यही आगे चलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बुनियाद बने थे। विद द सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज़ ये भी इसका एक फ़ीचर था कि ये वादा किया गया कि जो गैर मुस्लिम इन स्टेट में रहेंगे उनको मजहबी, सकाफती, मुआशी, सियासी तमाम हकूक़ की हिफाजत के लिए एडिक्टेड, इफेक्टिव और मैंडेटरी सेफ गार्ड्स दिए जाएंगे। इससे ये साबित होता है कि इसका मकसद किसी को दबाना नहीं है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल टोन थी कि करारदाद का लहजा जज्बाती नहीं बल्कि आइनी और कानूनी था। इसे मुज़ाकरात को कानूनी तरीके से हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। तो मुस्लिम यूनिटी का मुजाहिरा भी था इसमें कि इजलास में शिरकत करने वाले मुख्तलिफ सूबों के रहनुमा इत्तेहाद का मुजाहिरा कर रहे थे। करारदाद मुतफ़िका तौर पर पास हुई जिससे मुस्लिम लीग के हैसियत मुसलमानों के अव्वल नुमाइंदा जात के तौर पर मजबूत हो गई। फिर हम इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का इसमें रोल देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज द सेंट्रल फिगर बिहाइंड द लाहौर रेजोल्यूशन। ही हैड ऑलरेडी कंक्लूडेड दैट मुस्लिम वर अ सेपरेट नेशन ऑन 23 मार्च 1940। ये यहाँ पर इनका एक मशहूर कोट है कि द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजियस। इसका मैं बताऊँ तो हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ मजहबी फ़लसफ़ों, समझ, रिवाज और अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो आपस में ना शादी करते हैं, ना खाने पीने का सिलसिला रखते हैं। वो दो बिल्कुल अलग सिविलाइजेशन से हैं जिनकी बुनियाद एक दूसरे से टकराने वाले ख्यालात पर हैं। उनकी ज़िंदगी देखने का तरीका अलग है, उनके इल्हाम के ज़रिए भी मुख्तलिफ हैं। एक कि हाँ जो शेर है या जो नेक है वो दूसरे के लिए दुश्मन हो सकता है। टू योक टुगेदर टू सच नेशंस अंडर अ सिंगल स्टेट, वन एज ए न्यूमेरिकल माइनॉरिटी एंड द अदर एज ए मेजॉरिटी। दो ऐसी कौमों को एक सिंगल स्टेट में बांधना जहाँ एक अक़लियत यानी कि मुस्लिम्स और दूसरी अक्सरियत यानी हिंदूज़ में हो, हमेशा बेतमादी और ऐसी हुकूमत की तबाही की बेसिस बनेंगे। उन्होंने बोला कि मुसलमान हर एतबार से एक कौम है और उन्हें अपनी ज़मीन, अपना मुल्क चाहिए। हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम की तरह अपने पड़ोसियों के साथ अमन से रहना चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार की इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत है जिसमें उन्होंने आइडियोलॉजिकल लीडरशिप की। जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी के
लॉजिकल और कानूनी ज़ुबान दी। उन्होंने साबित किया कि मुसलमान सिर्फ मजहबी अक़लियत नहीं बल्कि एक मुकम्मल कौम है। उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यूज़ की। उन्होंने मुस्लिम लीग को का मुनक़िद किया और एक आवाज़ डिसिप्लिन बनाया। कांग्रेस की वन नेशन सोच के मुकाबले में उन्होंने टू नेशन थ्योरी पेश की, यानी उसके ऐसी नक्शा खींचा। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच थी उनकी कि करारदाद के जज्बाती नहीं बल्कि कानूनी और आइनी तरीके से पास करवाई थी और आगे चलकर मुज़ाकरात में से मजबूती मिली। उन्होंने यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स को पेश किया। उसकी शख्सियात और क़ुव्वत मुज़ाकरात ने पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP जैसे अलग दिलचस्पी रखने वाले सूबों के रहनुमाओं को आपस में जोड़ कर रख दिया था। और टर्निंग पॉइंट था 23 मार्च। उनकी तकरीर ने आवाम को एक मकसद दी, एक पहचान दी और एक रास्ता दिखाया। इसके बाद मुस्लिम लीग को पूरी कौमी तहरीक का मरकज़ बना था। अभी हम लाहौर रेजोल्यूशन, ये जो अल्लामा इकबाल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पेश की थी, उस पर रिएक्शंस देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके शदीद मुखालफत में थी। उन्होंने कांग्रेस ने इसे भारत के वहदत के लिए ख़तरा समझा और इसकी मजम्मत की। और उन्होंने कहना था कि मज़हब की बुनियाद पर तकसीम नाकाबिल कबूल है। उसके बाद हिंदू प्रेस की बात करें तो उन्होंने तंज़ और तारीफ़ ज़राई की। उन्होंने द हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार ने इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना शुरू कर दिया था और हंसी मजाक में उन्होंने इसे जिना का पाकिस्तान स्कीम कहा, लेकिन इसी तंज़ ने पाकिस्तान नाम को मशहूर कर दिया था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो वो मोहतात और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक थे। ब्रिटिश ने फ़ौरन नामंजूरी दी। ब्रिटिश ने ना तो इसको मंजूर किया और ना ही कोई रद्द किया। उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग एक ताकतवर जमात मान रही है, इसे कांग्रेस के मुकाबले में बैलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। उनकी डिले की पॉलिसी ने दोनों को मसरूफ़ रखा। फिर मुस्लिम अवाम और मुस्लिम लीग देखे तो उन्होंने पुरजोश तायद की। पूरे बरसगीर में मुसलमानों ने इस करारदाद का खैर मकदम किया। जलसे जुलूस हुए और बहस मुबासे में इसकी सियासी हिम्मत और यकजहती को मजबूत किया। फिर गैर मुस्लिम जो हिंदू थे वो परेशान थे। उन लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र हुई कि उनके सकाफती हकूक़ का क्या बनेगा। इससे फ़िरकावारी टेंशन बढ़ी। अभी हम लाहौर रेजोल्यूशन के इम्पैक्ट यानी असरात की बात करें तो मुस्लिम पॉलिटिक्स में इनकलाब आया। मुसलमानों की सियासत और सेफगार्ड से निकालकर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ मुतवज्जह हो गई थी। मुस्लिम लीग अब मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा बन गई थी। कम्यूनल पोलराइजेशन यानी कि फ़िरकावारी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इम्कानात ख़त्म होते जा रहे थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान खलल वसी हो गया था और मुत्तहदा हिंदुस्तान का तस्वर अब कमज़ोर पड़ गया था। फिर आइनी मुज़ाकरात की बुनियाद बनी। 1940 के बाद जितने भी आइनी मशावरे हुए, क्रिप्स मिशन 1942 और वेवल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सब ने लाहौर रेजोल्यूशन की तरफ देखकर जवाज़ दिया। फिर पाकिस्तान की तश्कील का रास्ता भी इसी ने बताया था। 1946 के दिल्ली मिशन में मुस्लिम लीग ने वजाहत की कि लाहौर रेजोल्यूशन का मतलब पाकिस्तान का मुतालबा है। आखिरकार 1947 में पाकिस्तान वजूद में आ गया था और मुस्लिम मैस मोबाइलाइजेशन हुई। देहात और शहरी दोनों ताकती लोगों में सियासी शऊर आया। जलसे, अखबारात और कैंपेन ने पाकिस्तान की सपोर्ट को एक अवामी तहरीक में बदल दिया था। फिर इंटरनेशनल अटेंशन हुई। जंग अजीम दोम के दौरान इस करारदाद ने मुस्लिम सवाल को आलमी सियासत में अहमियत दी। ब्रिटिश हुकूमत ने को एहसास हो गया कि मुस्लिम लीग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये कमज़ोर नहीं रहे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अल्टरनेटिव पहली बार एक कानूनी और दस्तूरी मुतालबा सामने आया कि जिसमें हिंदुस्तान की बजाय पार्टीशन एक अमली हल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में हमने अच्छा ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन को देख लें तो लाहौर रेजोल्यूशन 1940 मुस्लिम सियासी जदोजहद की तहरीकी मरहले का नुक्ता था। इसने मुसलमानों को सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबात से उठाकर आज़ाद रियासत के मुतालबा करने पर खड़ा किया। इस करारदाद ने मुस्लिम लीग को नई ज़िंदगी दी, मुसलमानों को एक मकसद दिया और जिना के इत्तेहाद साजी ने इसे नकले अमल क़याम रखा। इस वाक़े के नतीजे में 1947 में पाकिस्तान बना। ये हमारी कौमी वहदत, क़यादत और सोच की तर्जुमानी थी। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 का जो सेंट्रल आइडिया था वो लाहौर रेजोल्यूशन 1940 और कायद-ए-आज़म का उसमें किरदार ही था। हमने इसको देखा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। फिर लाहौर रेजोल्यूशन 24 मार्च 1940 हमने देखी। फिर उसमें जिना के 23 मार्च का एड्रेस देखा। फिर हमने उसके डिफरेंट रिएक्शंस देखे और इसके इम्पैक्ट देखे। तो स्टूडेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो मैंने इस फाइल में नोट करके रखी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी ले सकते हैं।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل ویو کمپینین کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔